मैं फिर से बात शुरू कर रहा हूं बेटा। एक्सटर्नल ऑडिट फोकसेस ऑन आइडेंटिफाइंग एंड इवैल्यूएटिंग ट्रेंड्स एंड इवेंट्स बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ अ सिंगल फर्म। बिजनेस के स्कोप से वो बाहर का सारा एनवायरनमेंट होगा, जिसमें क्या अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स हम ढूंढेंगे, एंड रिवील्स की अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है एक्सटर्नल ऑडिट को करने का। कन्फ्रंटिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका ऑर्गेनाइजेशन को सामना है एज ए सिंगल एंटिटी भी और एज एन इंडस्ट्री भी, so that managers can formulate strategies, ताकि आप एक ऐसा हिकमत अमली और लाहे अमल तश्कील दे सको to take advantage of the opportunities, ताकि हम opportunities को avail कर सकें and avoid or reduce the impact of threats, और threats को avoid वो कर सकें। So the nature of an external audit, इसके बारे में वो कह रहे हैं कि the external audit is aimed at identifying key variables। ठीक है, उसका नाम अब हम वेरिएबल क्यों रख रहे हैं? बिकॉज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जितने भी आप कंपोनेंट्स देखेंगे वो कंपोनेंट्स स्टैटिक नहीं होते, स्टैग्नेंट नहीं होते, उनमें हर वक्त कोई ना कोई तब्दीली वो आ रही होगी। इकोनॉमिक सिचुएशन में तब्दीली आ रही होगी, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स में तब्दीली आ रही होगी, पॉलिटिकल हालात में तब्दीली आ रही होगी, नए से नए लॉज वो आपके बन रहे होंगे, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स अपग्रेडेशंस हो रही होंगी। सो दैट इज द रीजन वी यूज द वर्ड variable. So the external audit is aimed at identifying key variables that offer actionable responses, जिसका के हमें खिलाफ अपना एक पूरा हिकमत अमली वो डेवलप करना है। Firms should be able to respond either offensively or defensively. ये दो हमारे पास strategies की types होती हैं, offensive strategies and defensive strategies. इसको हम offensive tactics और defensive tactics के नाम से भी वो जानेंगे। To the factors by formulating strategies that take advantage of external opportunities and that minimize the impact of potential threats. ठीक है, तो ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आ गया कि हमें दो तरह के स्ट्रेटेजिक फ्रेम्स को यूज करना होगा, ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव। ऑफेंसिव के केस में हम एक और एक्सप्रेशन यूज करते हैं जिसको कहते हैं कट थ्रोट कंपटीशन या रेड ओशन स्ट्रेटजीज, और डिफेंसिव के केस में हम एक और अपना एक्सप्रेशन यूज करते हैं विच इज डिफरेंशिएशन, या उसको हम ब्लू ओशन स्ट्रेटजीज का नाम भी वो दे सकते हैं। अब हमारे पास जो सीक्वेंशियल फ्लो है बेसिक स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन फ्रेमवर्क के हवाले से भी और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉडल के हवाले से भी, उसमें हमने लास्ट चैप्टर में मिशन विजन वैल्यूज के ऊपर बात की, और अब हम इस वक्त जिस स्टेज पर पहुंचे हैं इसका टाइटल आप ऊपर देख रहे हो, स्लाइड के ऊपर लिखा हुआ है परफॉर्म एक्सटर्नल ऑडिट। दिस इज चैप्टर नंबर 3 वी आर टॉकिंग अबाउट। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 में फिर हम इंटरनल ऑडिट की बात वो डिटेल में करेंगे। हमारा ये जो एक्सटर्नल ऑडिट का काम है ये 2 वीक्स तक चलेगा, बिकॉज इट इज वेरी मच डिटेल्ड एंड देयर आर मेनी कॉम्प्लेक्सिटीज इन्वॉल्व्ड इन इट। अब जब हम एक्सटर्नल फोर्सेस की बात करते हैं तो उसने उसको 5 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया है। उन 5 ब्रॉड कैटेगरीज में वी हैव इकोनॉमिक फोर्सेस, सोशल, कल्चरल, डेमोग्राफिक एंड नेचुरल एनवायरनमेंट फोर्सेस, पॉलिटिकल, गवर्नमेंटल एंड लीगल फोर्सेस, टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस और कंपेटिटिव फोर्सेस। ठीक है, अब इसमें जो पहले वाली 4 फोर्सेस हैं इसको आप जनरली नाम देते हो पेस्ट एनालिसिस का या पेस्टल एनालिसिस का। इसकी और भी बहुत सारी एब्रिविएशन और कॉम्बिनेशंस यूज किए जाते हैं, जैसे स्लेप्ट भी कहा जाता है। ठीक है, SLEPT, इसको स्लेप्ट भी कहते हैं, पेस्टल भी कहते हैं, पेस्ट भी कहते हैं। सो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। जब आप वर्ड यूज कर रहे हो पेस्ट, तो दैट वुड मीन पॉलिटिकल एंड लीगल, इकोनॉमिकल, सोशियो कल्चरल, डेमोग्राफिक, टेक्नोलॉजिकल। ठीक है, सो यह आपका बन गया पेस्ट एनालिसिस। और जब हम पेस्टल का वर्ड यूज करेंगे तो दैट वुड इंक्लूड पॉलिटिकल एज ए सेपरेट फोर्स, पॉलिटिकल के बाद इकोनॉमिक, फिर सोशियो कल्चरल, फिर टेक्नोलॉजिकल, देन इन्वायरमेंटल, लीगल, और आपका जो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर है वो आपको मैंने बता दिया। ये आपका पेस्टल का एब्रिविएशन वो फिर बनेगा। इसमें लीगल को हम सेपरेट काउंट करते हैं, और जो एक एडिशनल ई है वो आपका इन्वायरमेंटल या इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट को स्टडी करने के लिए वो यूज किया जाता है। और जो 5th फोर्स आप यहां पर देख रहे हो कंपेटिटिव फोर्स, इसके हवाले से हम एक और एनालिसिस करेंगे जिसका टाइटल होगा पोर्टर्स 5 फोर्सेस। ठीक है, तो आपके ऑथर ने ये आपको एक मेजर लिस्ट जो है वो प्रोवाइड की कि जिन 5 फोर्सेस के बारे में आपने डिस्कशन वो करनी है। मारिया इरफान इज आस्किंग मी अ क्वेश्चन कि क्या आपका FYP और कोर्स का प्रोजेक्ट सेम हो सकता है? आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि आप अपना FYP और कोर्स का प्रोजेक्ट सेम ही रखो।
ठीक है। सो आपका FYP और कोर्स, ये दोनों चीजें मैंने आपको बताया था कि 9 क्रेडिट आवर्स का आपका जो मेजर वर्क है वो आपका इसमें कवर अप वो हो जाएगा। ओके बेटा, अब हम देख रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन की एक्सटर्नल फोर्सेस एंड एन ऑर्गेनाइजेशन। अब हमारे पास लेफ्ट बॉक्स में की फोर्सेस, जो भी आपको मैंने 5 फोर्सेस बताई, वो सब मौजूद हैं। उसके बाद आप अगला स्टेप देखो, तो अब आपको इनमें क्या कुछ स्टडी करना है। आपको कंपेटिटर्स का डाटा, सप्लायर्स का डाटा, डिस्ट्रीब्यूटर्स का डाटा, क्रेडिटर्स का डाटा, कस्टमर, एम्प्लॉयर, कम्युनिटीज, मैनेजर्स, स्टेक होल्डर्स, लेबर यूनियन, गवर्नमेंट, ट्रेड एसोसिएशन, स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप, प्रोडक्ट, सर्विस, मार्केट्स, नेचुरल एनवायरनमेंट, इन सब के बारे में आपको ऑडिट कंडक्ट करना है और इन सब से आपने अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस को एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है। ऑब्वियसली जब हम स्ट्रेंथ वीकनेस की बात करेंगे तो वो रेफरेंस ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनली का आ जाएगा, और जब हम अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स की बात करेंगे तो वो रेफरेंस आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का वो बन जाएगा। अब ये सारी टेक्निकलिटीज बहुत से कंसल्टेंट्स हैं जो हमारे लिए परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है। अब आपको मैं कुछ कंट्री रिपोर्ट्स दिखाऊंगा कि ये सारा डाटा कहां से मिलता है, किस तरीके से अरेंज किया जाता है, और टेक्निकली किस तरह से डिफरेंट फर्म्स जो हैं वो इन डाटा माइनिंग के साथ एसोसिएटेड हैं। द फर्स्ट कंट्री रिपोर्ट जो भी आपसे मैं शेयर करूंगा, दैट वुड बी फ्रॉम द डन एंड ब्रेडस्ट्रीट। ये डन एंड ब्रेडस्ट्रीट, दे आर बेसिकली यूके कंसल्टेंट्स, यूके बेस्ड फर्म है जो कि कंट्री रिपोर्ट्स वो प्रिपेयर करते हैं। उसके अलावा भी उनकी बहुत सारी वर्किंग्स हैं, क्रेडिट रिपोर्ट्स बनाते हैं, कंट्री रिस्क रिपोर्ट्स बनाते हैं, रिस्क इंडिकेटर्स कैलकुलेट करते हैं। सो बहुत सारा काम है उनका विच दे आर डूइंग। उनके हवाले से आपको मैं यहां पर दिखा रहा हूं स्लाइड के ऊपर कि अगर आपको सिर्फ कंट्री रिस्क लाइन रिपोर्ट चाहिए तो दैट वुड कॉस्ट समथिंग लाइक $89, और अगर आप कंट्री इनसाइट रिपोर्ट उनसे डिमांड करते हो तो दैट वुड कॉस्ट $649। ओके, $649 की आपको तकरीबन एक एवरेज कंट्री के बारे में एक डिटेल्ड कंट्री रिस्क इंफॉर्मेशन वो मिलती है। अब आपको मैं डन एंड ब्रेडस्ट्रीट की एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन दिखाने लगा हूं। ये डॉक्यूमेंटेशन नो डाउट के पुरानी है, लेकिन मैंने ये इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूं क्योंकि अब इसका जो इफेक्टिव ईयर्स हैं वो गुजर चुके हैं। जो न्यू रिपोर्ट है दैट इज कॉस्टिंग यू $649 एज आई हैव जस्ट मेंशन्ड इट ऑन द स्लाइड। अब डन एंड ब्रेडस्ट्रीट ने पूरी दुनिया के डिफरेंट जो एरियाज हैं उनका एक एनालिसिस किया, और उनके उस एनालिसिस से उन्होंने कंट्री की जो रिस्क रेटिंग्स थी उनको कैलकुलेट किया। अब आपकी जो जनरेशन है ये एक बड़ी यूनिक जनरेशन है, बिकॉज आप लोगों को ये सारा कुछ अब करना पड़ेगा इन पर्टिकुलरली पोस्ट पैंडेमिक सिनेरियो। ठीक है। अब अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफाजत में रखे। वी नेवर नो कि इस पैंडेमिक का एक और फेज सीवियर वो हमें रिसीव होना है या नहीं होना, लेकिन अगर इस वक्त दुनिया में ओवरऑल आपके कोविड-19 के केसेस रिड्यूस कर रहे हैं और हम इस बात को तवक्को कर रहे हैं कि शायद पैंडेमिक अब अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है, तो फिर ये बन गया आपका पोस्ट पैंडेमिक सिचुएशन। ठीक है, विद एक्सट्रीम लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी इन द एनवायरमेंट। ओके, अब इस पोस्ट पैंडेमिक सिचुएशन में अगर आप देखो कि डन एंड ब्रेडस्ट्रीट कंट्री रिस्क रेटिंग में ये सबसे ऊपर देखिएगा, स्क्रीन पे आपको नजर आएगा जून 2020 तक का डेटा वो उन्होंने प्रिपेयर किया हुआ है। अब जून 2020 तक के डेटा के लिए उन्होंने रिस्क को 3 लेवल्स में डिवाइड किया। सबसे पहले लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रहा है, ऊपर की तरफ देखिएगा स्लाइड पर, इज लो रिस्क, उसके कलर्स हमारे पास वाज़िया हैं। देन देयर इज मीडियम रिस्क, उसको कलर इंडिकेटर से उसने शो किया हुआ है, एंड देन देयर इज हाई रिस्क। ठीक है। अब अगर आप ये हाई रिस्क कैटेगरीज देखो कि हाईएस्ट रिस्क इज डोनेटेड बाय द ब्लैक, उसके बाद आपका डीप रेड, उसके बाद आपका लाइट रेड, उसके बाद आपका पिंकिश। ओके, ये सब आपके हाई रिस्क एरियाज हैं। और अगर आप मैप में, जहां पर मेरा ये माउस कर्सर मूव कर रहा है, अगर आप यहां पर देखो तो यहां पर पाकिस्तान ये जो एरिया है इसको वो डीप रेड से शो कर रहा है। ठीक है। और डीप रेड की जो कैटेगरी है, दैट कैटेगरी इज नोन एज, रिस्क इंडिकेटर इज नोन एज DB6 की कैटेगरी इसको हम कहते हैं। ये DB6 क्या है ये अभी आपको मैं उनकी डॉक्यूमेंटेशन में दिखाता हूं। ठीक है। सो DB6A पाकिस्तान का इस वक्त रिस्क इंडिकेटर कैलकुलेट हो रहा है। इससे बरक्स कुछ साल पहले जो पाकिस्तान का रिस्क इंडिकेटर था, जो भी आपको मैं शो करूंगा, वो था DB5C।
ठीक है, डन एंड ब्रैडस्ट्रीट 5C कैटेगरी के अंदर हम लाई कर रहे थे, लेकिन 5C से निकलकर पाकिस्तान का जो एरिया है, और नो डाउट उसके साथ हमारे पास इंडिया का अगर आप एरिया देखो तो वो पिंकिश कलर में है, जिसका मतलब है कि वो DB5 की कैटेगरी तकरीबन वो बनेगी। ठीक है, अब इस डिटेल को देखने के लिए हम एक कंट्री रिपोर्ट ऑन कर रहे हैं। ओके बेटा, आई होप द फाइल इज विजिबल टू यू नाउ। और यहां पर बेटा हम कंट्री रिपोर्ट डन एंड ब्रैडस्ट्रीट की ओरिजिनल जो है मेरे पास, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। इसमें सबसे पहले देखिएगा, आपके यहां पर लिखा हुआ है कंट्री रिस्क इंडिकेटर DB5C। ठीक है, ये आपकी कुछ साल पुरानी रिपोर्ट है जिसमें कि उन्होंने हमें DB5C में कैटेगराइज किया। अब इस रिपोर्ट के अंदर आप मेजर एरियाज देखो जिस पर बात हुई है। दे आर टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल रिस्क, they are talking about macroeconomic risk, they are talking about external economic risk, और उसके बाद वो बात कर रहे हैं कमर्शियल रिस्क की। ठीक है, इन 4 कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने इस कंट्री रिपोर्ट को वो प्रिपेयर किया है। अब एक कंट्री रिपोर्ट जो प्रिपेयर की जाती है, वो कंट्री रिपोर्ट अगले 2 माली साल के लिए सफिशिएंट होती है। ठीक है, कि अगले 2 माली साल तक उस कंट्री रिपोर्ट में बताए जाने वाले शवाहिद, बताए जाने वाली डिस्कशन, वो उस कंट्री के अंदर, उस इलाके के अंदर एग्जीक्यूट वैसे ही होगी जैसा कि इन्होंने प्रिडिक्ट किया होगा। अब उनकी प्रिडिक्शन, उनकी जो फोरकास्टिंग है, वो इस कदर स्ट्रांग होती है कि वो तकरीबन आपसे $650 डिमांड कर रहे हैं जस्ट फॉर दिस वन PDF फाइल। ओके, अब ये कौन लोग खरीदते हैं, कहां, क्यों ये रिपोर्ट्स प्रिपेयर की जाती हैं? फॉर एग्जांपल, अगर सपोज पाकिस्तान में एक फॉरेन इन्वेस्टर एक हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट लेकर आना चाहता है, ठीक है, सपोज $10 मिलियन की इन्वेस्टमेंट वो पाकिस्तान में करना चाहता है, तो वो $10 मिलियन की इन्वेस्टमेंट बेटा पाकिस्तान में वो ब्लाइंडली कभी नहीं करेगा। ठीक है, अब $10 मिलियन की पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए उसको किस किस्म का डाटा रिक्वायर्ड है, वो डाटा ये कंसल्टेंट्स जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सो मैंने आपको जैसे बताया कि एक कंट्री रिपोर्ट जिस माली साल में बनेगी, उस माली साल से अगले 2 साल तक इसकी इफेक्टिव सूरत हाल वो आप देख सकते हो। अब इस बात की शहादत कि कहां तक ये बात ठीक है, ये कंट्री रिपोर्ट मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। इस कंट्री रिपोर्ट में दिए गए इंफॉर्मेशन को आप पिछले सालों में जाकर ट्रैक करके देख लो, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि इस कंट्री रिपोर्ट में जो बातें अगले 2 साल के बारे में पाकिस्तान के लिए कही गई होंगी, पाकिस्तान में मोर और लेस वैसा ही हुआ होगा। ओके, सो दिस इज रादर वेरी इंटरेस्टिंग टू नो। अब इस कंट्री रिपोर्ट में हम एक स्टेप आगे और चलते हैं। ये आपको इसकी डिटेल देख लीजिए। पॉलिटिकल रिस्क में वो बैकग्राउंड, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इंस्टीट्यूशनल रिस्क, पॉलिसी एजेंडा, सोशियो पॉलिटिकल रिस्क, इंटरेस्ट ग्रुप, लेबर रिलेशन, इंटरनल स्टेबिलिटी, एक्सटर्नल पॉलिटिकल रिस्क, इन सब का डिस्कशन कर रहा है। उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क में शॉर्ट टर्म ग्रोथ आउटलुक, प्राइवेट कंजम्पशन, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, इसके ऊपर बात की जा रही है। नेट एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स, इसके ऊपर बात की जा रही है। एक्सटर्नल इकोनॉमिक रिस्क में बैलेंस ऑफ पेमेंट, ट्रेड ओरिएंटेशन, ट्रेड बैलेंस, करंट अकाउंट, फाइनेंशियल एंड कैपिटल अकाउंट ट्रेंड्स जो कंट्री लेवल के ऊपर डिस्कस किए जा रहे हैं, उसकी बात की जाएगी। फिर कमर्शियल रिस्क में आपका क्रेडिट रिस्क, बैंकिंग सेक्टर रिस्क, इसके ऊपर बात की जाएगी। और ट्रेड एनवायरनमेंट में पाकिस्तान की इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट, इन सबको डिस्कस वो किया जाता है। अब आपको मैं इस कंट्री रिपोर्ट की कुछ डेफिनेशंस दिखा रहा हूं ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि ये कंट्री रिपोर्ट जो प्रिपेयर की जाती है, इसकी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन को आपने कैसे स्कैन करना है। सो कंट्री रिस्क इंडिकेटर के तौर पर वो आपको बता रहा है कि डन एंड ब्रैडस्ट्रीट DB रिस्क इंडिकेटर प्रोवाइड्स अ कंपैरेटिव क्रॉस बॉर्डर असेसमेंट ऑफ द रिस्क ऑफ डूइंग बिजनेस इन ए कंट्री। द इंडिकेटर सीक्स to encapsulate the risk that country-wide factors pose to the predictability of export payments and investment returns over a time horizon of 2 years. ठीक है, 2 साल के लिए ये वैलिड होगी। The DB risk indicator comprises a composite index of 4 overarching country risk categories. अब ये 4 कैटेगरीज को तवज्जो से समझ लो।
हमारे पास सबसे पहले आ रहा है बेटा पॉलिटिकल रिस्क। पॉलिटिकल रिस्क के बारे में वो कहता है कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी सिचुएशन, policy competency and consistency, and other such factors that determine whether a country fosters an enabling business environment or not. ठीक है, तो अगर कोई भी $10 मिलियन की, $20 मिलियन की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में ला रहा है, तो वो ये देखता है कि क्या यहां पर पॉलिटिकल रिस्क है, और अगर है तो किस लेवल का है, और उसको आपने काउंटर अटैक करने के लिए क्या कुछ करना होगा। इसी तरह बेटा आपका मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क में देखिए, द इन्फ्लेशन रेट, fiscal deficit, money supply growth, and all such macroeconomic factors which determine whether a country is able to deliver sustainable economic growth and a consumerate expansion in business opportunities. ठीक है, तो that is what macroeconomic risk is talking about. जब आप बात करते हो एक्सटर्नल इकोनॉमिक रिस्क की, तो उसमें वो कैलकुलेट करता है द करंट अकाउंट बैलेंस, कैपिटल फ्लोज, ये कंट्री के लेवल पे बात हो रही है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, size of external debt, and all such factors that determine whether a country can generate enough foreign exchange to meet its trade and foreign investment liabilities. ठीक है, उसके बाद जब हम कमर्शियल रिस्क की बात करेंगे, तो कंट्री रिपोर्ट आपको बताती है द सैंक्टिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जुडिशियल कंपिटेंस, रेगुलेटरी ट्रांसपेरेंसी, degree of systematic corruption, and other such factors that determine whether the business environment facilitates the conduct of commercial transactions. ठीक है बेटा, अब आप देखिए कि इस कंट्री रिपोर्ट को बनाने के लिए डन एंड ब्रेडस्ट्रीट वालों ने इसको 7 बैंड्स में डिवाइड किया है, रेंजिंग फ्रॉम DB1 टू DB7. ठीक है, ये अगली लाइन देखिएगा, द DB रिस्क इंडिकेटर इज डिवाइडेड इनटू 7 बैंड्स रेंजिंग फ्रॉम DB1 थ्रू DB7. ठीक है, और हर जो कैटेगरी है DB1, DB2, DB3, इसको आगे फर्दर डिवाइड किया गया 4 क्वार्टाइल्स में. 4 क्वार्टाइल्स का मतलब क्या होगा, सबसे पहला लेवल हमारे पास आएगा DB1A, फिर DB1B, DB1C, DB1D. DB1D के बाद हमारे पास कैटेगरी आएगी DB2A, DB2B, DB2C, DB2D. ओके, DB2D के बाद फिर DB3A, इस तरह आपकी कैटेगरीज चलेंगी अप टिल DB6D तक. ठीक है, और DB6D के बाद DB7 को आगे उन्होंने फर्दर डिवाइड नहीं किया. अभी आपको जो मैंने स्लाइड पे तस्वीर दिखाई थी, उसमें जो एरिया ब्लैक शो हो रहा था, मैं आपको दोबारा दिखाता हूं बेटा, ये देखिएगा, जहां पर आपके ये ब्लैक एरिया शो किया जा रहा है, ये ब्लैक एरिया वो वाला रीजन है विच बिलोंग्स टू DB7. DB7 का मतलब होगा हाईएस्ट रिस्क. ठीक है, अब इनिशियली आपको जो मैं कुछ साल पुरानी रिपोर्ट दिखा रहा हूं, इसमें पाकिस्तान की कैटेगरी थी DB5C. ओके, लेकिन अब पाकिस्तान DB5C से भी निकलकर DB6A की कैटेगरी में वो पहुंच गया है. ओके, नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, अब आप ये देख लो कि DB का मतलब क्या है. यहां पे बेटा आप देख रहे हो इंडिकेटर मीनिंग एक्सप्लेनेशंस. सबसे पहले देखिए DB1. DB1 इज द लोएस्ट रिस्क. लोएस्ट रिस्क का मतलब क्या होगा कि लोएस्ट डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद एक्सपेक्टेड रिटर्न्स सच एज एक्सपोर्ट पेमेंट एंड फॉरेन डेट एंड इक्विटी सर्विसिंग. ओके, तो ये हमारे पास सबसे लोएस्ट रिस्क में जो कंट्रीज आएंगे वो इस कॉन्टेक्स्ट में ऑपरेट कर रहे होंगे. इसी तरह जैसे हम पहले DB5 की कैटेगरी में थे, DB5C, तो यहां पे देखिएगा DB5C इज हाई रिस्क, जिसका मतलब है कंसिडरेबल अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद एक्सपेक्टेड रिटर्न्स. ठीक है, अब अगर पाकिस्तान में इतनी ही ज्यादा अनसर्टेनिटी और रिस्क पाया जा रहा है, तो फिर भी यहां पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्यों आती है, बिजनेसेस यहां पर इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं, उसकी एक मेजर वजह याद रखिएगा बेटा. बिजनेस के अंदर आप एक एक्सप्रेशन यूज करते हो, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न. तो पाकिस्तान इज नो डाउट कैटेगराइज्ड एज ए हाई रिस्क स्टेट, हाई रिस्क एरिया, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान इज ए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर सो मेनी बिजनेसेस एंड सो मेनी एस्पेक्ट्स. ओके, देयरफॉर जब यहां पर रिस्क फैक्टर ज्यादा है, तो उसी के साथ साथ मार्केट अपॉर्चुनिटी भी वो बेपनाह है. तो अब रिस्क ज्यादा होना ये वाहिद डिसीजन क्राइटेरिया नहीं होगा कि आप कहीं पर इन्वेस्टमेंट करोगे कि आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे. ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न. ओके, सो DB5 जो हाई रिस्क हमारा एरिया है, उसके बारे में वो कह रहा है कि कंसिडरेबल अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, businesses are advised to limit their exposure
एंड और सेलेक्ट हाई रिटर्न ट्रांजैक्शंस ओनली। ये DB5 को मैं पढ़ रहा हूं, हाई रिटर्न ट्रांजैक्शंस ओनली। तो अब आपको सिर्फ हाई रिटर्न ट्रांजैक्शंस क्यों चाहिए? आपको हाई रिटर्न ट्रांजैक्शंस इसलिए चाहिए बिकॉज आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट की तरफ वो जा रहे हो। अब इस वक्त पाकिस्तान जहां को चला गया वो आपके बारे में कोट किया जा रहा है कि दैट इज DB6A। अब DB6A की जो कैटेगरी है दैट इज टेकन अप एज अ वेरी हाई रिस्क एरिया, जिसके बारे में उसकी एक्सप्लेनेशन है कि एक्सपेक्टेड रिटर्न्स सब्जेक्ट टू लार्ज डिग्री ऑफ वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी का मतलब यह है कि अब आपका रिस्क अनकंट्रोलेबल भी, अनप्रिडिक्टेड भी वो हो सकता है, अनकैलकुलेटेड भी हो सकता है। अ वेरी हाई एक्सपेक्टेड रिटर्न इज रिक्वायर्ड टू कंपनसेट फॉर द एडिशनल रिस्क और द कॉस्ट ऑफ हेजिंग सच रिस्क। ओके, तो अब आपको जैसे आपने फाइनेंस में टर्म पढ़ा होगा हेजिंग, अब आपको अपनी कॉस्ट को हेज करना है, आपको अपने रिस्क को कम से कम करने की कोशिश करनी है। बिकॉज पाकिस्तान की जो एनवायरनमेंट है, पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम, पाकिस्तान का सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट, ये जो है आपको बहुत ज्यादा सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं कर रहा। और कई तरह के एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं विच आर ऑलवेज देयर, विच आर टिकलिंग टू द इंडस्ट्री। ओके बेटा, अब आपको मैं एक और कंट्री रिपोर्ट दिखाता हूं। ये कंट्री रिपोर्ट बेटा प्रिपेयर की ARC, आपका ज़ाइलम रिसर्च सेंटर ने। और इस कंट्री रिपोर्ट में ये पाकिस्तान कंट्री रिपोर्ट है बेटा, द सिचुएशन इन पाकिस्तान। ये जून 15 की पब्लिश्ड एक डॉक्यूमेंट मैं आपको दिखा रहा हूं। इस पाकिस्तान कंट्री रिपोर्ट में अब आप देखिए इसके मेजर कंटेंट्स जो उन्होंने कवर किए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटस ऑफ ट्राइबल एरिया से उन्होंने बात शुरू की। उसके बाद जनरल ओवरव्यू ऑफ एथनिक एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स की वो बात कर रहा है। गवर्नमेंट स्ट्रक्चर एंड पॉलिटिकल सिस्टम की बात वो कर रहा है। इसी तरह पॉलिटिकल डेवलपमेंट सिंस जून 13 उसको वो एलैबोरेट कर रहा है। फिर आपकी सिक्योरिटी सिचुएशन पाकिस्तान के हवाले से, बलोचिस्तान में क्या हो रहा है, फाटा में क्या हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, इन तमाम चीजों को एलैबोरेट किया जा रहा है। इसी तरह ओवरव्यू ऑफ द मेन आर्म्ड ग्रुप ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान। लाइकवाइज आपकी डिटेल जो है इस कंट्री रिपोर्ट की, ये 321 पेजेस की रिपोर्ट मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आपकी चल पड़ेगी। अब कंट्री रिपोर्ट से नो डाउट आप एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, लेकिन इसके अलावा नोट कर लो कि आपको इकोनॉमिक एनालिसिस के लिए और बहुत सारे एनालिसिस के लिए जिन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी वो डॉक्यूमेंट्स आपके इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान, ये वाले डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी आपको जरूरत होगी। और ये आपके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की वेबसाइट से आपको इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें करंट जो आपकी इकोनॉमिक सूरत हाल है, मौजूदा बजट, उसके फोरकास्टिंग, उसकी सारी कैलकुलेशंस, वहां से आपको बहुत सारा डाटा, इन्फ्लेशन रेट, इंटरेस्ट रेट, पर कैपिटा इनकम, GDP, GNP, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये आपको बहुत सारा डाटा इस तरह का वो अवेलेबल हो जाएगा। सो आपका स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, कंट्री रिपोर्ट्स, इसके अलावा IMF की जो रिपोर्ट्स होती हैं, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स होती हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट्स होती हैं, डिफरेंट तरह के डेटा को आपको हासिल करना पड़ेगा अपने इस सारे वर्किंग के लिए। आपको मैं एक और कंट्री रिपोर्ट बेटा दिखा रहा हूं। Okay, now you are looking at another country report. This report is published by Data Monitor. ये पाकिस्तान कंट्री प्रोफाइल इसका उन्होंने टाइटल रखा, और पाकिस्तान कंट्री प्रोफाइल के अंदर उन्होंने सबसे पहले आगाज किया आपकी एग्जीक्यूटिव समरी से। अब एग्जीक्यूटिव समरी के बाद आप इसके कंटेंट्स देखिएगा। वी आर टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट, we are talking about economy, we are talking about macroeconomic data जिसमें कि GDP, आपका population by age, gender, fertility rate, consumer price index, exchange rate, employment, unemployment, working women, mobile penetration, बहुत सारे factors जो है बेटा वो यहाँ पर count वो किए जाते हैं। ओके, आपको मैंने शुरू के सेशंस में एक बात की थी कि बहुत से लोगों का ख्याल ये है कि शायद थ्योरी अप्लाई नहीं होती, लेकिन मेरा बेटा आपको बड़ा टेक्निकली चीजों को देखना है। आपको मैं एविडेंस के साथ शो कर रहा हूं कि किस तरीके से बेशुमार डाटा वो बनाया, इकट्ठा किया जाता है, और फिर उसकी हम एप्लीकेशंस और इंप्लीकेशंस को इंडस्ट्री लेवल के ऊपर लेकर आते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट द अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स।
ठीक है, कि एक इंडस्ट्री को किस किस्म की अपॉर्चुनिटीज का सहारा है, किस किस्म के थ्रेट्स का सामना है, और अपॉर्चुनिटीज को हमने अवेल कैसे करना है, थ्रेट्स को हमने अवॉइड कैसे करना है, ताकि हम सिस्टमैटिक प्लानिंग प्रोसीजर को अडॉप्ट करके अपनी प्रोग्रेस को इंश्योर वो कर सकें। और यही वो काम है कि जितने भी आपके कंसल्टेंट्स हैं, जैसे पाकिस्तान में चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म्स हैं, फर्गुसन वाले हैं, आपके इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, ये सब लोग भी बैठकर बेटा इन तमाम तरह के डेटास को इकट्ठा करते हैं, कंपाइल करते हैं, और फिर मिलियंस एंड मिलियंस का वो रेवेन्यू कमाते हैं इस सारे डाटा माइनिंग से। ये कंट्री रिपोर्ट भी बेटा मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। अब आपको मैं एक और कंट्री रिपोर्ट का रेफरेंस दिखा रहा हूं। So this is another country report about Pakistan. Now this was published by Economist Intelligence Unit, UK, again Economist Intelligence Unit, UK के consultants हैं जिन्होंने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया। अब इस रिपोर्ट के अंदर भी हम इसको देखते हैं। फिर से देखिए बेटा, आपका पॉलिटिकल आउटलुक, इकोनॉमिक पॉलिसी आउटलुक, इकोनॉमिक फोरकास्ट, उसके बाद उन्होंने मंथली रिव्यू में, ये आपको मैं अक्टूबर 2008 की रिपोर्ट दिखा रहा हूं, द पॉलिटिकल सीन, इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, और आप इन तमाम रिपोर्ट्स को पढ़कर देखिएगा एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि जो फोरकास्टिंग इन रिपोर्ट्स में की गई होगी आपके कंट्री में एग्जैक्टली वैसा ही हुआ था। Okay, so this is not a child's play, this is not that funny, this is actually a serious stuff we are talking about. Okay, so अब अक्टूबर 2008 में वो आपको फोरकास्टिंग दे रहे हैं 2009-2010 की। मैंने आपको बताया कि एक कंट्री रिपोर्ट आमतौर पर अगले 2 साल के लिए इफेक्टिव वो होती है। सो डियर, ये कुछ आपको मैंने कंट्री रिपोर्ट्स का रेफरेंस दिया कि किस तरीके से कंट्री रिपोर्ट्स प्रिपेयर की जाती हैं और किस लेवल का डाटा जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। ओके, अब ये तो हमने देखा कि उन्होंने डाटा आपके लिए कलेक्ट किया रिलेटेड टू पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट्स, लेकिन फर्ज करो कि अगर हम बात करें कि हमने मार्केट्स का डाटा कलेक्ट करना है, कंज्यूमर्स का डाटा कलेक्ट करना है, पूरे पाकिस्तान की मार्केट की हम बात कर रहे हैं, तो अब आपको मैं एक डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूं जिसमें कि बहुत डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट पाकिस्तान आपको मिलेगी रिलेटेड टू द कंज्यूमर मार्केट्स। ओके, इस डॉक्यूमेंट का टाइटल है हमारे पास कंज्यूमर बुक ऑफ पाकिस्तान 14-15 का जो फाइनेंशियल ईयर है वो आपसे मैं शेयर कर रहा हूं। राइट बेटा, अब आप देख रहे हो, आई होप के द फाइल इज विजिबल टू यू। अब आप लोगों को बेटा मैं दिखा रहा हूं कंज्यूमर बुक ऑफ पाकिस्तान 14 एंड 15। ये IPSOS वालों ने इसको प्रिपेयर किया। मैं डायरेक्टली जहां पर वो अपना डाटा एलैबोरेट कर रहे हैं वहां पर बेटा लेकर आ रहा हूं इसको। ओके, यहां से हमारा डाटा वो शुरू हो रहा है जिसकी डिस्कशन मैंने आपसे करनी है। अब पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में सबसे पहले डिस्कस किया जा रहा है पाकिस्तान का डेमोग्राफिक प्रोफाइल। ओके, अब डेमोग्राफिक प्रोफाइल की जरा डिटेल देखिएगा कि पाकिस्तान का जो डाटा कलेक्ट किया गया वो किस डेप्थ में जाकर इकट्ठा किया गया। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं आपके लिए। राइट डियर, अब पाकिस्तान का डेमोग्राफिक प्रोफाइल में हमारे पास सबसे पहले पाकिस्तान का मैप आ रहा है, उसके बाद वो पाकिस्तान के क्विक फैक्ट्स आपको दे रहा है जिसमें कि कंट्री नेम इज पाकिस्तान का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया नाम है दैट इज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। इसमें हमारे पास जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं 14-15 के अंदर जो डिसाइडेड थे, देवर पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरियाज, गिलगित बल्तिस्तान एंड इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी। वहां की रिलेटेड पॉपुलेशन कितने परसेंट है आउट ऑफ 180 मिलियन द टोटल पॉपुलेशन, और एरिया वो हमारे पास जियोग्राफिक डिस्पर्शन के हवाले से वो मौजूद है। अब पाकिस्तान की टोटल आबादी के अंदर हमारे पास 58% आर द पीपल अंडर 24 इयर्स। अब आपको ये जो मैं डाटा यहां पर दिखा रहा हूं, ये डाटा आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी होगा रिलेटेड टू जब आप डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन बना रहे होवोगे मार्केटिंग में।
अब आपको पता है कि मार्केटिंग में आपने डेमोग्राफिक, जियोग्राफिक, बिहेवियरल, साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन करनी है ना। उस सेगमेंटेशन के पहले आपने ग्रुप्स बनाने हैं, फिर उन ग्रुप्स को बनाने के बाद उसमें से टारगेट मार्केट सेलेक्ट करनी है। तो ये सारा काम मेरा बेटा आप लोगों को हेल्प हो रही है इस डाटा से कि आपने सेगमेंटेशन कैसे डेवलप करनी है। तो पाकिस्तान में 58% बोथ जेंडर्स मिलाकर इज अंडर 24 ईयर, 34% आर फ्रॉम 25 टू 54। और अब ये डाटा अगर 14-15 का आप देख रहे हो तो 2020 में जाकर इसमें 5-5 साल ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह आपका 9% डाटा जो है दैट इज रिलेटेड टू 55 प्लस, राइट। और अगर 2014-15 में 55 प्लस आपका 9% था तो मोर्टेलिटी रेट केप्ट कांस्टेंट, मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं, तो फिर अब आप उसको कैलकुलेट करोगे अप टू 60 इयर्स, ठीक है। अब इसके बाद उन्होंने जो डाटा कलेक्ट किया उस डाटा के लिए ये देखिएगा, उन्होंने ये यहां पे मेरा माउस कर्सर मूव कर रहा है, यहां पर आपकी मैं टेंशन चाहता हूं। उन्होंने लिखा हुआ है जियोग्राफिक नॉमेनक्लेचर ऑफ दिस रिसर्च। इसमें उन्होंने 10 की सिटीज पिक किए जो कि 19% पॉपुलेशन को पाकिस्तान की कैरी करते हैं। सो 19% पॉपुलेशन पाकिस्तान की सिर्फ इन 10 सिटीज में है और बकिया 80% पूरे पाकिस्तान में है। ओके, तो देयरफॉर इट इज क्वाइट एविडेंट कि सिर्फ इन 10 सिटीज का जो डेटा है वो पाकिस्तान की ओवर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने की काफी अहलियत रखता है, ठीक है। जबकि अगर आप इससे ऊपर वाला लाइन देखो तो वहां पे लिखा हुआ है कि पाकिस्तान के जो नंबर ऑफ सिटीज हैं वो 500 हैं और नंबर ऑफ विलेजेस जो हैं वो 45,000 हैं। ओके, तो 45,000 विलेजेस और 500 सिटीज में से जो 10 सिटीज हैं वो 19% पॉपुलेशन पाकिस्तान की कैरी कर रहे हैं। अब वो 10 सिटीज कौन से हैं, जैसा आपको यहां पर विजिबल होगा, रिप्रेजेंट्स मेजर अर्बन सेगमेंट्स ऑफ द कंट्री दैट इंक्लूड्स कराची, हैदराबाद, क्वेटा, लाहौर, गुजरानवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, रावलपिंडी, इस्लामाबाद एंड पिशावर, ठीक है बेटा। इसके बाद जो रेस्ट ऑफ अर्बन है जिसका हम नाम रखेंगे ROU, उसको वो कहते हैं 15% पॉपुलेशन रिजाइडिंग इंक्लूड्स 40 cities other than the key cities of Pakistan which constitutes a panel to represent rest of urban Pakistan, ठीक है। 15% पॉपुलेशन आपकी कहां पर है, वो आपकी रेस्ट ऑफ अर्बन में है। और जो रूरल पॉपुलेशन है वो है 66%, जिसमें के 500 विलेजेस का डेटा वो आपका डिस्कस यहां पर वो किया जाएगा। इसी तरह अगर आप मेजर लैंग्वेजेस की बात करो तो पाकिस्तान में बोले जाने वाली मेजर 10 लैंग्वेजेस वो यहां पर बता रहा है, जैसे पंजाबी है, सराइकी है, पश्तो, सिंधी, उर्दू, बलोची, हिंदको, पोठोहारी, आपकी ब्रोही, या आपकी 10 जुबानें जो हैं वो बोली जा रही हैं। बॉर्डर्स आपके अफगानिस्तान, चाइना, इंडिया और ईरान के साथ मिल रहे हैं। लैंड, वाटर और कोस्ट लाइन उसकी डिटेल हमारे पास मौजूद है। तो ये पाकिस्तान का आपको एक बेसिक डेमोग्राफिक कॉन्टेक्स्ट में डेटा वो अवेलेबल है। हमारा बेटा जूम सेशन का टाइम खत्म हो रहा है, अगले सेशन में फौरन से ज्वाइन कीजिए।